नमस्कार साथियों। स्केल अप गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप में आपका स्वागत है। वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस। सो वी आर गोइंग टू एनालाइज द न्यूज अपडेट्स ऑफ 15th जनवरी 2026, जहाँ पे कि 15 जनवरी 2026 के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स हैं उसको हम काफ़ी अच्छे से डिटेल में एनालाइज करेंगे, विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। So we will be discussing about GI tagged कटरनी राइस। तो हमको समझना है GI टैग्ड कटरनी राइस। तो सबसे पहले कटरनी राइस को समझते हैं, व्हाट इट इज। इसको कातरनी राइस भी कहते हैं। तो अगर हम कातरनी राइस की बात करें, इट्स अ ट्रेडिशनल एरोमेटिक राइस वेराइटी ग्रोन मेनली इन भागलपुर, बंका एंड मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो काटरनी राइस जो है ये एक खुशबूदार चावल है। इट्स अ राइस वैरायटी, जैसे बासमती राइस होता है वैसे कातरनी राइस है। ये मेनली बिहार में पाया जाता है, बिहार में ये उगाया जाता है। भागलपुर, बंका एंड मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है कातरनी राइस। अब हम डिस्कस करेंगे जीआई टैग का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीआई टैग। तो जीआई टैग का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जीआई का फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो जीआई टैग का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। So what it means is GI tag basically it links a product to a specific geographic origin. So it तो बेसिकली जीआई टैग का मतलब क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसका मतलब हम एक प्रोडक्ट को लिंक करते हैं टू अ स्पेसिफिक ओरिजिन। इससे क्या लाभ मिलता है, इट एंश्योर्स ऑथेंटिसिटी, रेप्यूटेशन एंड क्वालिटी। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट को आप GI टैग लगा दो, इफ यू लिंक अ प्रोडक्ट विद अ geographical इंडिकेशन टैग, देन यू आर लिंकिंग अ प्रोडक्ट टू अ स्पेसिफिक geographic ओरिजिन, जिससे कि आप एक ऑथेंटिसिटी, रेप्यूटेशन एंड क्वालिटी को इंश्योर कर रहे हो। इट ऑल्सो लाइक GI टैग, इट प्रिवेंट्स इमिटेशन बाय प्रोड्यूसर्स आउटसाइड द स्पेसिफिक रीजन। तो इसका क्या मतलब है, देखो बात ऐसी है ना कि अगर हम कातरानी राइस की बात करें तो भागलपुर, मुंगेर, बंका, इन डिस्ट्रिक्ट के जो भी ये कातरानी राइस चावल होंगे उन पे तो जीआई टैग लगा दिया जाएगा। उन चावलों को एक टैग से लिंक कर दिया जाएगा। तो अगर आपके पास एक ऐसा कातरानी राइस आ रहा है, लाइक आपने कहीं से मंगाया, उसमें अगर जीआई टैग लगा है, इसका मतलब पक्की बात है कि वो जो चावल है वो उस रीजन का है। और देखो कातरानी राइस हो सकता है भारत में और भी जगह मिल रहा होगा, एंड डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ जीआई टैग आप कह सकते हैं कि वो उस क्षेत्र का नहीं है। तो ये एक बहुत एक अच्छा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, क्योंकि देखो भारत बहुत डाइवर्स है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजों का उत्पाद होता है, वहाँ पे अलग अलग चीजें का फार्मिंग होती है। सो इट्स ऑलवेज इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट एक्चुअली, कि कहीं अगर मखाने की खेती है तो अगर हमने उसको जीआई टैग लगा दिया तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो मखाना है ये इस रीजन का है। इट्स अ प्रूफ, इट एंश्योर्स ऑथेंटिसिटी, रेपुटेशन एंड क्वालिटी। तो दैट इज जीआई टैग। सो जीआई टैग प्रिवेंट्स इमिटेशन बाय प्रोड्यूसर्स आउटसाइड द स्पेसिफिक रीजन। क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि कातरानी राइस सिर्फ इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में उगाया जाता है, बिहार में और भी क्षेत्र में उगाया जाता होगा, या और भी कहीं नॉर्थ ईस्ट साइड में उगाया जाता होगा। तो जीआई टैग will help us to differentiate between a Katrani rice of a specific region and Katrani rice of any other region. So that is the importance of geographical indication tag, and it also helps enhance market value. Geographical indication tags, they it helps
एनहेंस मार्केट वैल्यू। तो अब आपको जीआई टैग्ड कातरानी राइस का मतलब समझ में आ गया। तो जीआई टैग्ड कातरानी राइस का मतलब, जो कातरानी राइस है उसको एक जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। कातरानी राइस वाज लिंक्ड टू अ स्पेसिफिक जोग्राफिक origin and that was भागलपुर, बंका, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। अब बिहार में there are other GI products also. If I talk about other GI products from Bihar, so we have Silao Khaja, we have Shahi Litchi, we have Magahi Pan, we have Marcha rice, and we also have Zardalu mango. तो ये सब कुछ GI प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम बिहार। सो GI टैग, we have GI tagged Silau Khaja, GI tagged Shahi Litchi, GI tagged Maghani Pan, GI tagged Marcha rice, GI tagged Zardalu mango, and these all are products, GI products from बिहार। तो ये GI टैग कातरानी राइस खबर में कैसे आ गया, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं 15 जनवरी 2026 के न्यूज एनालिसिस में? क्योंकि अभी मकर संक्रांति हुई थी, तो बिहार में दही चूड़ा सेलिब्रेशन होता है, स्पेशली भागलपुर बिहार में। तो वहां पे जो चूड़ा राइस यूज किया गया था वो जीआई टैग यूज किया गया था, एंड इसलिए ये खबर में आया जीआई टैग कातरानी राइस। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद नेटफ्लिक्स अंडर अ स्किलिंग इनिशिएटिव। तो भारत सरकार ने नेटफ्लिक्स के साथ एक पार्टनरशिप करी अंडर अ स्किलिंग इनिशिएटिव। तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस स्किलिंग इनिशिएटिव इज। सो दिस स्किलिंग इनिशिएटिव इज एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इंडियाज इनोवेशन इकोसिस्टम एंड क्रिएटिव इकोनॉमी। तो जो स्किलिंग इनिशिएटिव है, द मेन एम ऑफ दैट वाज टू स्ट्रेंथन इंडियाज इनोवेशन इकोसिस्टम एंड क्रिएटिव इकोनॉमी। So the skilling initiative will focus on skill development. The skilling initiative will focus on innovation. The skilling initiative will focus on content creation, and the skilling initiative will focus on entrepreneurial growth in the digital, entertainment and media sectors. तो बेसिकली भारत सरकार ने नेटफ्लिक्स के साथ एक पार्टनरशिप करी अंडर अ स्किलिंग इनिशिएटिव, जहां पे कि Netflix will provide some skilling which is aimed at strengthening India's innovation ecosystem, which is aimed at strengthening India's creative economy. The focus is on skill development, innovation, content creation, and entrepreneurial growth in digital, entertainment, media sectors. अब ये जो पार्टनरशिप है नेटफ्लिक्स के साथ, so this partnership of the government of India and the Netflix, it is expected to facilitate capacity building, curriculum inputs, training programs, and industry exposure for youth and professionals. तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेटफ्लिक्स के साथ पार्टनरशिप करी। नेटफ्लिक्स आपको पता है, नेटफ्लिक्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि मूवीज, वेब सीरीज, है ना, सब आपको देखने को मिलती है। तो एक तरीके का नेटफ्लिक्स एक आपका क्रिएटिव इकोसिस्टम है। अब इस पार्टनरशिप की वजह से, इट पार्टनरशिप विल बेसिकली facilitate capacity building, curriculum inputs, training programs and industry exposure for youths and professionals. तो ये काफी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है 15 जनवरी 2026 की। द पार्टनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द नेटफ्लिक्स अंडर अ स्किलिंग इनिशिएटिव। अब यहाँ पे हमको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, दैट इज द क्रिएटिव इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी। अगर हम इंडिया
क्रिएटिव इकोनॉमी की बात करें, इट इंक्लूड्स फिल्म, टेलीविजन, म्यूजिक, पब्लिशिंग, गेमिंग, एनिमेशन, डिजिटल कंटेंट, ओटीटी सर्विसेज। तो इंडिया क्रिएटिव इकोनॉमी काफी वाइब्रेंट है, काफी अभी हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। इट इंक्लूड्स फिल्म, टेलीविजन, म्यूजिक, पब्लिशिंग, गेमिंग, एनिमेशन, डिजिटल कंटेंट, ओटीटी सर्विसेज। ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सेक्टर है ये, एंड इट इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इंडिया जीडीपी। अब हम रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सो वी विल बी डिस्कसिंग भाषणी एआई प्लेटफॉर्म। सो व्हाट इज भाषणी एआई प्लेटफॉर्म? जैसा नाम बता रहा है, भाषा का मतलब है लैंग्वेज। तो ये भारत का एक लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है, एआई पावर्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म। सो भाषणी इज इंडियाज एआई लैंग्वेज प्लेटफॉर्म अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो भाषणी एआई प्लेटफॉर्म इज इंडियाज एआई लैंग्वेज प्लेटफॉर्म अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। So the Bhashani platform, it provides Bhashani AI platform, it provides AI driven language services to citizens of India in multiple Indian languages to promote societal inclusivity and to promote digital empowerment. तो भाषणी एआई प्लेटफॉर्म ये इंडिया का एआई लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है, विच इज बिल्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भाषणी एआई प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इट प्रोवाइड्स एआई ड्रिवन लैंग्वेज सर्विसेज टू सिटीजन्स इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस टू प्रमोट societal inclusivity and digital empowerment. So Bhashani is a flagship initiative of the Digital India program, a flagship initiative of the Digital India program, which is aimed at developing AI solutions and language technologies for government, industries, startups, academia एंड फॉर सिटीजन्स, आम आदमी। तो भाषणी एआई प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, इट्स अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम which is aimed at developing AI solutions and language technologies for governments, industries, startups, academia and citizens. अगर हम फीचर्स की बात करें, लाइक भाषणी एआई प्लेटफॉर्म में मेनली क्या क्या फीचर्स है? सो इट एनेबल्स ट्रांसलेशन। सो भाषणी एआई प्लेटफॉर्म इट सपोर्ट्स ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब एक भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना। एंड यहाँ पे हम रीजनल लैंग्वेजेस की भी बात कर रहे हैं। भारत में हर स्टेट में एक लैंग्वेज है, सो वी कैन ट्रांसलेट यूजिंग भाषणी एआई प्लेटफॉर्म। स्पीच रिकॉग्निशन, so भाषणी एआई प्लेटफॉर्म enables स्पीच रिकॉग्निशन। इट enables टेक्स्ट टू स्पीच, जो भी टेक्स्ट लिखा है, जो भी लिखा है उसको पढ़ के सुना देगा, दैट इज टेक्स्ट टू स्पीच। एंड स्पीच रिकॉग्निशन का मतलब जो मैं बोल रहा हूं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। एंड नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस। तो भाषणी एआई प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमको। भाषणी एआई प्लेटफॉर्म के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिली। ये इंडिया का एआई लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है विच वाज बिल्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। It provides AI-driven language services to citizens in multiple Indian languages to promote societal inclusivity, digital empowerment. It's a flagship initiative of the Digital India program aimed at developing AI solutions and language technologies. अगर मैं language technologies की बात करूं, translation, speech recognition, text to speech, natural language understanding. So these solutions are for governments, industries, startups, academia, and citizens of India. अब हम रुक करते हैं अगले खबर की तरफ। सो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह laid the foundation stone
of a biosafety level 4, that is BSL 4, biosafety level 4, biocontainment library, laboratory at the Gujarat Biotechnological Research Center, that is GBRC, इन गांधीनगर गुजरात। तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी खबर है। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ बायो सेफ्टी लेवल 4 बायो कंटेनमेंट लेबोरेटरी एट द गुजरात बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर इन गांधीनगर गुजरात। अब इसके बारे में थोड़ा और हम जानते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम मोर इनसाइट्स। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट इज इंडियाज फर्स्ट स्टेट रन BSL 4 फैसिलिटी, बायोसेफ्टी लेवल 4 फैसिलिटी। तो ये जो गांधीनगर गुजरात में अमित शाह जी ने जो एक नया बायोसेफ्टी लेवल 4 की जो लेबोरेटरी है, बायो कंटेनमेंट लेबोरेटरी, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा। ये भारत की फर्स्ट स्टेट रन BSL 4 फैसिलिटी है। एंड ऑल्सो ये जो लेबोरेटरी है, बायो कंटेनमेंट लेबोरेटरी BSL 4 बायो कंटेनमेंट लेबोरेटरी, इट्स ओनली द second high containment lab in the country after the National Institute of Virology in पुणे। तो बेसिकली भारत में सिर्फ दो ही हाई कंटेनमेंट लैब मौजूद है। एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में, एंड ये जो लैब है इट इज बेसिकली रन बाय द सेंटर बिकॉज ये नेशनल इंस्टीट्यूट है। एंड जो दूसरी लैब है वो है गांधीनगर गुजरात में, दैट इज द BSL 4 बायो कंटेनमेंट लैब। एंड ये भारत की पहली स्टेट रन लैब है। इट इज अ स्टेट रन BSL 4 फैसिलिटी बिकॉज इट इज नॉट operated or managed, or it does not comes under the center but the state, it's state run BSL 4 facility। that's important about this। ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर हम बजट एस्टिमेट की बात करें फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो दैट इज ₹362 करोड़। तो लगभग ये 360 करोड़ का प्रोजेक्ट है ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट 1100 स्क्वायर मीटर्स। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 360 करोड़ की लागत आएगी। अभी तो क्या फाउंडेशन स्टोन रखा गया है बायोसेफ्टी लेवल 4 बायो कंटेनमेंट लेबोरेटरी। अब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक लेटर सबमिट किया है जिसके तहत दे वांट इट टू बी नेम्ड एज, ये जो लैब है BSL 4 फैसिलिटी है, दे वांट इट टू बी नेम्ड एज नेशनल सेंटर फॉर हाई कंटेनमेंट पैथोजन रिसर्च। तो ये जो भी प्रोजेक्ट है 360 करोड़ का, जो 1100 स्क्वायर मीटर की एरिया में बनेगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ये इंटेंट है कि दे वांट इट टू बी नेम्ड एज नेशनल सेंटर फॉर हाई कंटेनमेंट पैथोजन रिसर्च अंडर द बायो E3 पॉलिसी। बायो E3 पॉलिसी। अब हम रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सो इट इज अबाउट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट AI फिल्म अवार्ड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए क्योंकि एक नई चीज है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट AI फिल्म अवार्ड। तो जैसा नाम बता रहा है, इट इज एन अवार्ड गिवन टू अ AI बेस्ड फिल्म। एक ऐसी फिल्म जो जिसमें मोर देन 70% ऑफ द कंटेंट इज जनरेटेड बाय AI। तो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट AI फिल्म अवार्ड। तो हाल ही में ये अवार्ड इट वाज गिवन, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। सो दिस अवार्ड वाज गिवन टू जोइबर लेसी। सो ही इज अ Tunisian filmmaker, Tunisian filmmaker,
Xavier Lacy. He received the award, or he won the award for his film Lily. So basically, world's largest AI film award was given to Zoiber Lacy. He's a Tunisian filmmaker. He won the award for his film Lily. इसको 1 मिलियन यूएस डॉलर का प्राइज भी मिला. सो ही रिसीव्ड प्राइज वर्थ यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर 1 मिलियन. अब अगर हम इन अवार्ड्स की बात करें, सो दिस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई फिल्म अवार्ड, इस अवार्ड की बात करें तो दिस अवार्ड इट कोलैबोरेटेड विद गूगल जेमिनाई. सो दिस अवार्ड इट कोलैबोरेटेड विद गूगल जेमिनाई, मतलब गूगल जेमिनाई ने इस अवार्ड को एक तरीके से स्पॉन्सर किया. फिल्म्स वेर इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन एआई यूसेज, क्रिएटिविटी, नरेटिव, टेक्निकल एक्सेलेंस. तो अगर हम एआई यूसेज की बात करें तो यहाँ पे क्राइटेरिया था, दैट इज मिनिमम 70% ऑफ जेन एआई कंटेंट यूसेज. मतलब जो भी फिल्म बनाई गई उसमें कम से कम मिनिमम 70% जो कंटेंट है इट शुड बी जनरेटेड बाय एआई. दैट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एंड एक और काफी इंटरेस्टिंग बात है, फैक्ट अबाउट दिस अवार्ड्स, अराउंड 3500 films all across the world, from around the world, they participated in this award and Lily got the award. तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमने न्यूज़ कवर करी, क्योंकि ये एक एआई से रिलेटेड न्यूज़ है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई फिल्म अवार्ड, दिस अवार्ड, अगर हम इस अवार्ड की पहले बात करें तो इसको गूगल जेमिनाई ने स्पॉन्सर किया. इस अवार्ड में 3500 से ज़्यादा फिल्म ने पार्टिसिपेट किया. अच्छा, उन फिल्म्स की एक ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ऑल दोज फिल्म्स विच आर अप्लाइंग फॉर दिस अवार्ड शुड मेक यूज ऑफ एटलीस्ट 70% ऑफ जेन एआई कंटेंट. उस पिक्चर में जितना भी कंटेंट है, 70% से ज्यादा कंटेंट एआई का होना चाहिए. इट शुड बी जनरेटेड बाय एआई. 30% कैन बी डन वाया रिकॉर्डिंग, जैसे है ना, शूट करते हैं. Films were evaluated based on AI usage, creativity, narrative and technical excellence. And इस साल का ये जो अवार्ड है, it was given to Lily film. तो Zoiber Lacy is the director of that film, creator of that film. He is a Tunisian filmmaker and he received the prize worth USD 1 मिलियन. अब हम रुक करते हैं अगली खबर की तरफ. यूनाइटेड स्टेट्स designates Egyptian, Lebanese and Jordanian branches of the Muslims Brotherhood as terrorist organizations. So United States designates Egyptian, Lebanese and Jordanian branches of the Muslim Brotherhood as terrorist organizations. तो अभी हाल ही में the US Department of State labeled the Lebanese Muslim Brotherhood, that is Al Jama Al Islamiyah, as a foreign terrorist organization FTO. तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने लेबनीज मुस्लिम ब्रदरहुड अल जमा अल इस्लामिया को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया. अब अगर हम इसको देखें, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसको अगर हम एनालाइज करें तो इट इज द मोस्ट सीवियर कैटेगरी अंडर द यूएस लॉ. मोस्ट सीवियर कैटेगरी अंडर यूएस लॉ, foreign terrorist organization, and it makes it a criminal offense. Like it's a criminal offense to provide any material support under US immigration
एंड काउंटर टेररिज्म लॉज। तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ने इजिप्टियन, लेबनीज एंड जॉर्डेनियन ब्रांचेस ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहुड को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार कर दिया। द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने लेबनीज मुस्लिम ब्रदरहुड दैट इज अल जमा अल इस्लामिया को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। अब ये फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट सीवियर कैटेगरी अंडर द यूएस लॉ। ये इसको आपको याद रखना है। अगर फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया, इट इज द मोस्ट सीवियर कैटेगरी अंडर यूएस लॉ। अगर कोई भी एफटीओ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने की कोशिश करता है, देन इट विल बी अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द यूएस इमिग्रेशन एंड काउंटर टेररिज्म लॉज। इसके साथ साथ द ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ यूएस designated the Egyptian and Jordanian branches as specially designated global terrorists. Specially designated global terrorists for allegedly supporting militant groups such as Hamas. तो ये एक बहुत बड़ी खबर है ये। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट ऑफ 15 जनवरी 2026, जहाँ पे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इजिप्टियन, लेबनीज एंड जॉर्डेनियन ब्रांचेस ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार कर दिया। लेबनीज मुस्लिम ब्रदरहुड की अगर हम बात करें तो अल जमा अल इस्लामिया को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। द ट्रेजरी डिपार्टमेंट डेजिग्नेटेड इजिप्टियन एंड जॉर्डेनियन ब्रांचेस of the Muslim Brotherhood has specially designated global terrorist। एंड ये इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार का ये आरोप है कि दीज ब्रांचेस ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड दे वर सपोर्टिंग मिलिटेंट ग्रुप सच एज हमास। अब हम रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सो द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दैट इज यूएई is advancing its scientific engagement in polar regions. So UAE is advancing its scientific engagement in polar regions. And if I talk about polar regions, we are talking about Arctic and Antarctic. So UAE is advancing its scientific engagement in polar regions, that is the Arctic and Antarctic. So basically UAE is involved in international treaties, like via international treaties it is able to advance its scientific engagement in polar regions. So अभी हाल ही में UAE it became the part of Antarctic Treaty System. So Antarctic Treaty System enables UAE to participate in meetings and propose national research initiatives. इसके साथ साथ UAE has attained observer status on the Arctic Council. तो बेसिकली खबर ये है कि UAE is showing interest in doing some scientific research in polar regions like Arctic and Antarctic. तो अभी अगर हम UAE की बात करें तो in terms of international treaties it's the part of Antarctic Treaty System and it also attained observer status on the Arctic Council, which through which it can be a part of meetings. UAE can get involved in environmental cooperation and future research programs. इसके साथ साथ UAE has also been the part of research partnerships. So Emirati researchers from Khalifa University, so they joined India's 45th Antarctic expedition at Maitri Station. तो हाल ही में like UAE is showing some good interest in scientific engagements in polar regions via international treaties. जैसे हमने देखा कि it became the part of Antarctic Treaty System
It attained the observer status on the Arctic Council. Also, it was involved in some research partnerships जहाँ पे कि Emirati researchers from Khalifa University they joined India's 45th Antarctic expedition at Maitri Station, and UAE was also involved in joint exploration missions. So, in collaboration with the Bulgarian Antarctic Institute, UAE meteorology and seismology specialist installed advanced monitoring stations in Antarctica. And the purpose of these advanced monitoring stations is to collect atmospheric and seismic data. The UAE was also involved in joint exploration missions wherein it collaborated with Bulgarian Antarctic Institute. So their UAE meteorology and seismology specialists they installed advanced monitoring stations in Antarctica in collaboration with Bulgarian Antarctic Institute, and the objective was to collect atmospheric and seismic data. तो हमने देखा इस खबर में कि कैसे यूएई इज शोइंग इंटरेस्ट and not only showing interest, rather it is advancing its scientific engagement in polar regions, that is the Arctic and Antarctic, via international treaties, Antarctic Treaty System, and observer status on the Arctic Council, research partnerships wherein it participated or it joined India's 45th Antarctic expedition at Maitri Station, and it also was also involved in joint exploration missions in collaboration with Bulgarian Antarctic Institute. अब हम रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026। 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026। तो अगर हम गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट अवार्ड्स recognizing excellence in film and television, both in US and globally. They are presented annually the Hollywood Foreign Press Association. So these awards are considered as an early indicator of potential Academy Awards. That's the Oscars success. तो बेसिकली गोल्डन ग्लोब अवार्ड की अगर आप बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट अवार्ड. इट रिकॉग्नाइजेस एक्सेलेंस इन द फील्ड ऑफ films and televisions both in US and globally. They are presented annually by the Hollywood Foreign Press Association. And Golden Globe Awards are considered as an early indicator of potential Academy Awards, that is the Oscar success. कि अगर किसी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल गया, किसी मूवी को, किसी डायरेक्टर को, किसी एक्टर को, तो हाई चांसेस है कि उसको ऑस्कर भी मिलेगा. 2026 में एक नई कैटेगरी ऐड करी गई इन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड, एंड दैट इज बेस्ट पॉडकास्ट. A new category was added in 2026, that is best podcast. अब अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे मूवीज वगैरह देखें लाइक अवार्ड्स, तो बेस्ट मोशन पिक्चर इट वाज गिवन टू ड्रामा हैमनेट. मतलब अवार्ड की कैटेगरी है बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा, एंड द मूवी विच रिसीव्ड द अवार्ड वाज हैमनेट. देन लाइक अगर हम एक और कैटेगरी देखें, बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी, इट वाज गिवन टू वन बैटल आफ्टर अनदर. इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट कैटेगरी, अगर हम मोस्ट विन्स की बात करें फिल्म, सो इट वाज वन बैटल आफ्टर अनदर. तो वन बैटल आफ्टर अनदर को टोटल 4 अवार्ड्स मिले. तो ये आपके लिए एक अच्छी मूवी है, यू कैन वॉच इट,
one battle after another. This movie got 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। तो 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 में वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी गॉट 4 अवार्ड्स। बेस्ट मोशन पिक्चर, म्यूजिकल और कॉमेडी अवार्ड भी इसी को मिला, वन बैटल आफ्टर अनदर। अब हम रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सो इंडियन पासपोर्ट क्लाइम्स टू 80th रैंक इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। सो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के तहत इंडियन पासपोर्ट क्लाइम्स टू 80th रैंक। इन 2025 द रैंक वॉज 85। तो रैंक इम्प्रूव करी है, लाइक 85 से 80 रैंक हो गई। अब ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या चीज़ है, पहले इसको समझते हैं। व्हाट इज दिस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? सो दिस इंडेक्स, इट्स एन इंडेक्स विच इज पब्लिश्ड एनुअली। हर साल इसको पब्लिश किया जाता है बाय हेनले एंड पार्टनर्स। इट रैंक्स 199 passports. It ranks 199 passports based on the number of destinations their holders can travel, can enter without a prior visa. तो बेसिकली ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इट रिप्रेजेंट्स ट्रैवल फ्रीडम। जितनी अच्छी रैंक होगी उतना ज़्यादा ट्रैवल फ्रीडम होगा। ट्रैवल फ्रीडम का मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशंस जा पाओगे अपने पासपोर्ट की मदद से विदाउट प्रायर वीज़ा। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इट रैंक्स 199 पासपोर्ट्स। तो 199 कंट्रीज का पासपोर्ट्स को ये रैंक करता है। तो वन अमॉन्ग 199 पासपोर्ट्स इंडिया का पासपोर्ट 80th रैंक में है। द रैंकिंग यूज द रैंकिंग यूजर्स एक्सक्लूसिव डेटा फ्रॉम द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, that is IATA, to ensure accurate and up-to-date वीज़ा पॉलिसी इंफॉर्मेशन। तो ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, ये जो रैंकिंग करता है, डेफिनेटली इट मेक्स यूज ऑफ डेटा। सो इट मेक्स यूज ऑफ एक्सक्लूसिव डेटा फ्रॉम द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, क्योंकि वहां से उसको ट्रैवल फ्रीडम, मोबिलिटी का पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा एंड उसके बेसिस पे वो रैंकिंग करता है टू एंश्योर एक्यूरेट एंड अप टू डेट वीज़ा पॉलिसी इंफॉर्मेशन। एंड एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमको डिस्कस करनी है। अगर हम इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स की बात करें तो दे नाउ हैव वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस टू 55 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। तो बेसिकली खबर ये है कि इंडियन पासपोर्ट क्लाइम्स टू 80th रैंक इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। 2025 में द रैंक वाज 85। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बेसिकली एक इंडेक्स है विच इज पब्लिश्ड एनुअली बाय हेनले एंड पार्टनर्स। इट रैंक्स 199 पासपोर्ट्स। ये 199 पासपोर्ट्स को रैंक करता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस देयर होल्डर्स कैन एंटर विदाउट अ प्रायर वीजा। तो रैंकिंग किस बेसिस पे होती है? ट्रैवल फ्रीडम के बेसिस पे, कि पासपोर्ट कितना पावरफुल है, मतलब पासपोर्ट की मदद से कितने डेस्टिनेशंस विजिट किए जा सकते हैं विदाउट अ प्रायर वीजा। अब ये जो रैंकिंग होती है, इट मेक्स यूज ऑफ एक्सक्लूसिव डेटा फ्रॉम द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन टू एंश्योर एक्यूरेट एंड अप टू डेट वीजा पॉलिसी इंफॉर्मेशन। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स नाउ हैव वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल एक्सेस टू 55 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत, लाइक अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल एक्सेस, यू हैव वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल एक्सेस टू 55 कंट्रीज एंड टेरिटरीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो साथियों, हम लोगों ने 15 जनवरी 2026 की इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कवर कर लिया। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है। एक वेटरन बांग्लादेशी सिंगर हैं प्रोले चैकी, तो ही गॉट पास अवे। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बांग्लादेश में देखने को मिल रही है, जहाँ पे कि उनके एक बहुत सीनियर, लाइक वेटरन सिंगर ही पास अवे।
प्रोले चेकी। ये एक्चुअली में ही वॉज ऑल्सो द सीनियर लीडर ऑफ आवामी लीग। ये आवामी लीग के एक सीनियर लीडर भी थे। एंड इनकी जो मौत है वो पुलिस कस्टडी में हुई, इसीलिए कंट्रोवर्सी हमको देखने को मिल रही है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, जहाँ पे कि बांग्लादेश के एक वेटरन सिंगर प्रोले चैकी, ही गॉट ही इज ऑल्सो अ सीनियर लीडर ऑफ अवामी लीग, ही डाइड इन द पुलिस कस्टडी। तो साथियों, हम लोगों ने सारी न्यूज़ कवर कर ली, इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे। सो डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्केल अप गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप for more such interesting analysis and lectures. Thanks for watching. Thanks for your time.